चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि कंटिन्यू करते हैं यहाँ से वीडियो सीरीज को। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। हम लोग अभी लास्ट वीडियो लेक्चर के सीरीज में हम लोग ये देख लिए कि यहाँ तक हम लोग देख चुके थे इस एक्टिविटी और जो है गवर्नर जनरल वायसराय, ये सब हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था और नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहला फेमस लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा और ये मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, इंटरव्यू में हो सकता है कि क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ये तो याद रहना चाहिए। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता है कि ये इसको स्टार्ट करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे 1793। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तो एकदम याद रहना ही चाहिए। ठीक, जो भी हम टिक लगा रहे हैं तो वो एकदम याद रहना ही चाहिए। बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो भी हम टिक लगा रहे हैं तो वो एकदम रहना चाहिए, और जिसमें हम क्रॉस कर रहे हैं तो मतलब वो बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत कम चांस है या तो नहीं ही आएगा, ऐसा है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अब इसको जैसे कि इसका नाम जो है कि इस्तामारारी भी कहते हैं, जागीरदारी भी कहते हैं, मालगुजारी भी कहते हैं, विस्तारदारी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम, इसका नाम याद भी ऑलरेडी पूछ चुका है एग्जाम में, तो ये भी याद रखने का चीज़ है। अब एरिया ऑफ ऑपरेशन में पूछ चुका है, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ पे भी है। और ये जो बिहार है ना, तो इस बिहार में झारखंड भी इंक्लूडेड था। ठीक है, तो अगर झारखंड का सच नाम आता है तो वहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई होगा। और यहाँ पे है कि वाराणसी, यूपी के वाराणसी तक में यहाँ पे ये था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपी पीसीएस के लिए तो खास कर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे यूपी में इंक्लूडेड नहीं था, ईस्टर्न यूपी में वाराणसी तक ये था। तो ये हो गया। और दूसरा ये चीज़ है कि ये कितना एरिया पे अप्लाई होता है, ये 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछा जा चुका है, तो ये भी याद रहना चाहिए। अब प्रोविज़न क्या था इसमें कि ये क्या करता है कि एक नया क्लास का जन्म देता है लैंडलॉर्ड का, और लैंडलॉर्ड को जो है ना ये लैंड ऑनर डिक्लेयर करता है। इसके पहले क्या था कि जो जितना भी लैंड है ब्रिटिश इंडिया का, उसको ऑन कौन कर रहा है, 1858 का जो एक्ट आता है उससे ये पता चलता है कि जो जितना भी इंडिया में लैंड है उसको ऑन कर रही है क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अब ये ब्रिटिश क्राउन क्या करती है कि ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ये पावर दे देती है कि जो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो कुछ लैंड को ऑन करेगी। ठीक है, इसको दे देती है। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, लैंड ओनर इसको बना देती है। अब इसमें क्या बोलता है कि 10/11 पार्ट है लैंड का जो रेंट होता है, जैसे ये लैंड हो गया, इस लैंड पे क्या हो रहा है कि जो कल्टीवेटर है, ठीक है, ये कल्टीवेटर का लैंड नहीं है। कल्टीवेटर क्या करती है, यहाँ पे आती है, कल्टीवेट करती है, कोई चीज़ को उगाती है, प्लांटेशन करती है, फिर इसका हार्वेस्ट करती है और इसको बेचती है। ये जिसको बेच रही है तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब का ही कोई मेंबर रहता है, उसको बिजनेसमैन को बेचती है। ठीक है, और ये लैंड पे जो काम कर रही है, शुरू से लेकर अंत तक काम कर रही है, तो ये क्या हुआ, ये लैंड इसका नहीं है, ये लैंड का ऑनर ब्रिटिशर सब, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन थी। तो अब ब्रिटिश क्राउन क्या कि इस सेटलमेंट के तौर में लैंड ऑनर बना दी जमींदार को। ठीक है, अब जमींदार इस लैंड को ओन कर रहा है। ठीक है, ये ऑनर हो गया जमींदार। अब ये जमींदार में अब ये क्या कर रहा है कि एज ए यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा है रोजगार के लिए, कि हम यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे और कुछ प्रोडक्ट बेच देंगे, इससे जो पैसा आएगा इसका घर चलेगा। और जमींदार क्या करती है, इसका काम क्या होता है कि ये इसको रेंट पे जो है कल्टीवेटर को देती है। ठीक है, कल्टीवेट करने के लिए। और ये क्या करता है कि इसका जो टैक्स होता है, जो भी ये लैंड यूज किया कल्टीवेटर इतने समय तक के लिए, तो इसको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। इसका कुछ जैसे हम लोग होते हैं ना कि घर में रहते हैं तो उसका रेंट देना पड़ता है, तो इस लैंड का रेंट देना पड़ता है। ठीक है, जिसको लैंड रेंट कहते हैं। अब इससे लैंड रेंट कलेक्ट किया ये जमींदार। अब इसका जो 10/11 पार्ट होता है, 10/11 पार्ट हो गया। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो वापस ये कंपनी को देता है। ये कौन दे देता है, जमींदार दे देता है कंपनी को। ठीक है, मतलब ब्रिटिश क्राउन को दे देता है एक तरीके से। ठीक है, हालांकि उस समय ब्रिटिश क्राउन नहीं थी, उस समय ये जो लैंड है, क्योंकि 1858 के एक्ट में आता है, और उस समय ये जो पूरा इंडिया का लैंड आ जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। लेकिन ये 1858 के पहले का बात चल रहा है, 1793 का बात है। तो उस समय जो है ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरा ये लैंड को ऑक्युपाई कर चुकी थी। तो इसीलिए जो है ये क्या करता है, इतना टैक्स रेंट कलेक्ट करता है, और इतना रेंट कलेक्ट करके जो है वो कंपनी को देता है 10/11 पार्ट। और जो रिमेनिंग पार्ट बचा, और रिमेनिंग कितना बचा, 1/11 पार्ट बचा। 1/11 पार्ट क्या करता है, ये लैंडलॉर्ड खुद रख लेती है।
लैंडलॉर्ड मतलब कि जो ज़मींदार होता है उसको खुद रख लेती है। और ये जो 1/11 पार्ट जो है 1/11 पार्ट ये परमानेंट सेटल में इसलिए लाया गया था कि जो ये जो ज़मींदार 1/11 पार्ट क्या करेगी, इसमें भी क्या करेगी, ज़मींदार के पास क्योंकि ये लैंड दे दिया गया है और ज़मींदार क्या करेगी, इससे अपना घर चलाएगी। 1/11 पार्ट से जो है ये अपना इसका इनकम हो गया, अब इससे इनकम करेगी और इस इनकम का कुछ हिस्सा क्या करेगा, ये जो है इससे लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करती है, ज़मींदार 1/11 पार्ट रख लेती है, ठीक है, और लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई काम ही नहीं करती है, सारा पैसा अपने यूज के लिए कर लेती है। अब ये क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है। अब लैंड का क्वालिटी समय के साथ डिग्रेड हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, जो कल्टीवेटर होते हैं, कल्टीवेटर के क्योंकि कल्टीवेटर को सारा कॉस्ट खुद बेयर करना पड़ता है कि यहाँ पे अगर बीज का भी लग रहा है पैसा, या फर्टिलाइज़र का पैसा लग रहा है, या बेल का पैसा लग रहा है, या किसी भी चीज़ का पैसा लग रहा है तो कल्टीवेटर खुद बेयर करती है। अब कल्टीवेटर के पास पैसा नहीं रहता था, ठीक है, तो वो पैसा क्या करती है, जो लोकल जो ये पैसा जो सूद पे देते थे, ठीक है, उससे वो पैसा लेती थी, ठीक है, उससे पैसा लेती थी इंटरेस्ट पे, जो कि सोइंग के समय वो पैसा लेती थी और उसके बाद वो हार्वेस्ट के समय वो फिर पैसा इंटरेस्ट के साथ उसको चुका देता था, ठीक है, ये काम करता था। तो अब ये क्या है कि लैंड का धीरे धीरे क्वालिटी और दिन पे दिन खराब होता गया और जो आउटपुट जो बेचती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो आउटपुट का जो कॉस्ट होता है वो मतलब उस हिसाब से मिल नहीं पाता है कल्टीवेटर को, जिसके चलते वो क्या होता है कि उसको उस हिसाब से पैसा नहीं मिल पाया तो फिर वो क्या करती है, तो उस हिसाब से जो लैंड का रेंट है वो नहीं चुका पाती थी और जो पैसा ये लोन पे ली हुई है तो वो क्या होता है उसका पैसा नहीं चुका पाते थे, जिसके चलते कल्टीवेटर जो है ना डेट ट्रैप में फंस जाता था, ठीक है, डेट ट्रैप में फंस जाता, जिसके चलते इसके पास और कुछ नहीं बचता था। लास्ट में ये क्या होता था, ये जो है कंपनी के लिए फिर क्या करता है, जब कंपनी जब देख लेती है कि ये जैसे कि कंपनी आई, पहले ज़मींदार गया, ज़मींदार अगर इसको ज़मींदार को रेंट नहीं चुका पाया तो फिर एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो फिर ज़मींदार क्या करेगा, कंपनी को जाके बोलेगा ये फलना आदमी है जो वो पैसा नहीं चुका पा रही है, वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए। अब कंपनी अपना क्या करेगी, अथॉरिटी के हिसाब से पुलिस और किसी को भेजेगी कि तुम्हारा नियम के हिसाब से तुमको पैसा चुका देना चाहिए था। तो अब वो क्या करती है कि सारा जो प्रोड्यूस है, जो उसका हार्वेस्ट हुआ है वो सारा ले लेती है, ठीक है, जब्त कर लेती है, और साथ साथ क्या करती है, जब देखती है कि उससे भी ये पैसा रिकवरी नहीं हो पा रहा है तो फिर उसके साथ एक डीड साइन होता है कि ना कि अब तुमको जो है ना कि ये काम करना पड़ेगा। इसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं, इंडेंचर्ड लेबर जिसको बोलते हैं, इसको जो है अब काम करना पड़ेगा कंपनी के अंतर्गत। तो अब ये इंडेंचर्ड लेबर के तहत में ये क्या करती है, जिसको हम लोग गिरगिटिया मजदूर भी कहते हैं, तो वो लोग क्या करता है कि जो दूसरे कॉलोनी में जो है, ब्रिटिश का जो कॉलोनी जो दूसरे एरिया में, जैसे अफ्रीका में हो गया या इंडोनेशिया में हो गया, कहीं पर भी है, तो वहाँ पर ये जा करके, या कैरेबियन एरिया में हो गया, तो वहाँ पर जा करके इसको जाके काम करवाती है, उसका सर्टेन टाइम पीरियड होता है, वो काम करवाती है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। इस तरीके से अगर डेट ट्रैप में पहले फंसाया जाता है, अगर इससे नहीं निकल पाया तो फाइनली वो जो है इंडेंचर्ड लेबर बन जाते हैं। तो ये चीज़ होता है परमानेंट सेटलमेंट, और इसको सनसेट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये जो 1/11 सिस्टम जो है, ये 10/11 ये है जो परमानेंट, इसको सनसेट लॉ भी कहते हैं, ठीक है, कि इसको जो है कि एक मतलब कि शाम होते होते जो है ये पैसा जो है कंपनी को जाकर के जमा कर देना। ऐसा नहीं कि हम आज ऑर्डर किए तो हमको 4 दिन 5 दिन बाद जो है वो कंपनी को पैसा दे रही, नहीं। और जो ये लैंडलॉर्ड जो काम कर रही है ना, ये जो लैंडलॉर्ड जो काम करती है कि ना कि इसको उतना एरिया का दे दिया गया, यहाँ से पैसा कलेक्ट करके जो है कंपनी को देना है। तो आज के समय में जो हम आरओ पोस्ट देखते हैं, जो बीपीएससी के थ्रू होता है, रेवेन्यू ऑफिसर, वो भी यही काम करती है, ठीक है। वो भी क्या करती है ना कि जो लैंड का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कंपनी को प्रोवाइड करती थी पहले, और यही जो है आज का जो आरओ है वो क्या करता है, जो लैंड का जो टैक्स होता है, ये होता है, वो सारा चीज़ जो है कंपनी के जगह पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है। सेम दोनों का एक ही रोल है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि आरओ क्या होता है कि इसमें आज के समय जो आरओ है वो लैंड का ऑनर नहीं होता, लेकिन उस समय लैंड का ऑनर जो है ज़मींदार को दे दिया गया था। ये पावर दोनों में ये एक अंतर है, ठीक है। लेकिन जो लैंड का मैनेजमेंट का काम है, जो पहले ज़मींदार को दिया गया था, अभी आज जो लैंड का मैनेजमेंट का काम है वो आरओ को दिया गया है, ठीक है। ये हो जाता है। अब आता है ये परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बता दिए। अब आता है ये रैयतवाड़ी सिस्टम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैयतवाड़ी है कि ये एकदम, इसको कौन स्टार्ट करने वाले थे, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम एकदम याद रहना चाहिए कि अगर नींद से उठा के पूछे ना तो ये पता रहना चाहिए,
ठीक है, थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे ये ऑपरेट हुआ था, ये हुआ था कि न कि बारामहल डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट ऑफ तमिलनाडु साउथ इंडिया में बेसिकली हुआ था। तो तमिलनाडु हो गया, फिर जो है मद्रास वाला पार्ट में हो गया, बॉम्बे वाला पार्ट में हो गया, ईस्ट बंगाल, देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ईस्ट बंगाल, असम और कुर्ग। जो कुर्ग है ये एरिया आता है साउथ कर्नाटका और नॉर्थन केरला का रीजन होता है, तो इस जगह पे भी ये था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एरिया में ऑपरेट किया गया था, तो इसको एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। साउथ इंडिया वाला पार्ट में भी है और असम वाला भी पार्ट में भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये है टोटल 51% ऑफ एरिया ब्रिटिश इंडिया का लैंड को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी के सिस्टम के बारे में ये एकदम पता ही नहीं चाहिए। रैयत का मतलब होता है, अभी भी रैयत का मतलब वहाँ पे साउथ इंडिया में इसका मतलब होता है किसान, ठीक है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया, ठीक। अब प्रोविज़न क्या है इसमें जो लैंड ओनरशिप था और जो कन्फेडरेट पोजीशन था। अब ये जो रैयत है किसान को, अब इसमें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में और रैयतवाड़ी सिस्टम में ये एक अंतर है कि परमानेंट सेटलमेंट है कि जमीन बिचौलिया, जैसे जमींदार हो गया, जमींदार को लैंड का ओनरशिप दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो है रैयतवाड़ी में क्या है, यहाँ लैंड ओनरशिप जो कल्टिवेटर था उसी को दिया गया, इसमें कोई बिचौलिया नहीं आया, जमींदार नहीं आया, तो इसमें डायरेक्टली किसान को लैंड ओनर दे दिया गया कि ओनरशिप। और इसमें क्या किया, और उसके बाद जो है वो खुद क्या करेगी, जा करके टैक्स जमा करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ये हो गया। और इसमें हाई रेंट रेट था। और भी इसके बारे में फीचर्स पढ़ेंगे डिटेल में, जब मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी सारा फीचर्स दिया गया है। और भी अभी इस वाले PDF में जो भी दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस दोनों में ये अंतर है कि इसमें ऑनरशिप भी दिया गया, उसमें ऑनरशिप नहीं था, ये याद रखने वाला फैक्ट है, ठीक है। अब आते हैं, ये 51% एरिया में था, वो 19% एरिया में है, ठीक। अब आते हैं महलवाड़ी सिस्टम में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये है कि इसमें हर एक विलेज को एक महल माना जाता है, ठीक है, जिसको एक विलेज को एक यूनिट माना गया है। और हर विलेज से क्या होगा कि आपस में टैक्स कलेक्ट करके, आपस में ही टैक्स कलेक्ट करके कोई एक इंडिविजुअल होगा और वो आपस में हर एक उस गांव का जितना भी लोग इंडिविजुअल वो काम कर रही है उसको उस लैंड का ओनरशिप उस गांव वाले को दे दिया जाएगा। और उसका जो टैक्स कलेक्ट करके जो है वो अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जाकर सबमिट करेगी। महलवाड़ी सिस्टम में ये होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखने का चीज़ है कि महल का मतलब होता है एक गाँव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि महल का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, ठीक है। द विलेज पंचायत इज ऑनर ऑफ अ कम्युनिटी लैंड एंड अदर लैंड, ठीक है। यहाँ जो विलेज पंचायत है ना वही ऑनरशिप होता है जो कम्युनिटी का लैंड होता है। तो ये जो है ना कम्युनिस्ट वाला जो है फिलॉसफी जो है ना, ये एकदम हम साफ देख सकते हैं कि एक कम्युनिटी है, यहाँ पे कम्युनिटी कौन है, विलेज है। और विलेज और यहाँ पे कोई एक सिंगल इंडिविजुअल ऑनरशिप नहीं है। सपोज करिए एक विलेज में 100 घर हो गया, ठीक है, हर एक घर का अपना अपना खेत हो गया, यहाँ पे वो कल्टीवेट कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहाँ इधर कर रहा है, एक गाँव के अंदर में ही, ठीक है। तो अब इसका ऑनरशिप ये जो इंडिविजुअल कर रहा है, एक इंडिविजुअल कर रहा है, तो ये ऑनरशिप इसके पास नहीं है, ये सारा का जो ऑनरशिप मिल करके पूरे विलेज के पास है, ठीक है। कि कोई ये बोले कि नहीं ये मेरा खेत है तो हम इसको अपने हिसाब से चलाएंगे, नहीं, ये सब मिल करके आपस में कलेक्टिव डिसीजन लेकर के करना क्या है, नहीं करना है, और सब जैसे कि उसके हिसाब से इसको करना पड़ेगा, एक दूसरे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अभी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी बताते हैं, रियल अभी टाइम में देख रहे हैं, जो हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप देखते हैं, जैसे हम अभी जीविका दीदी को देख रहे हैं, उसमें क्या होता है कि 4-5 महिला मिल करके जो है एक ग्रुप बना देती है, आपस में ग्रुप बना देती, यही सब आपस में मिल करके क्या कर रही है, बैंक अकाउंट बना करके इसमें पैसा भी जमा कर रही है, और इसमें से कोई भी इंडिविजुअल जो है लोन ले लेता है। अगर एक इंडिविजुअल और ये एक इंडिविजुअल जो लोन ले रहा है, इसमें सबका कंसेंट लेना, जो उस ग्रुप में जितनी भी अगर अदर मेंबर है उसका कंसेंट लेना जरूरी पड़ेगा। अगर अदर कंसेंट नहीं देगा तो ये इंडिविजुअल लोन नहीं ले सकता है। तो इसमें क्या कि एक दूसरे का सब पे डिपेंडेंस देखा कि अगर एक डिफॉल्ट हो जाएगा तो इसका भार सबको चुकाना पड़ेगा। सपोज करिए ये एक इंडिविजुअल लोन ले लेता है और ये नहीं चुका पाता है, तो ये लोन जो है इस सबको चुकाना पड़ेगा, इस लोन का जो इंटरेस्ट है और जो लोन प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यही सेम चीज़ ये भी कम्युनिज्म का एकदम बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे भी कम्युनिस्ट का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ये पार्ट देखता है महलवाड़ी सिस्टम में। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया ब्रिटिशर्स सब ईस्ट इंडिया कंपनी, वो देखी कि ना कि पूरा इंडिया को एनालाइज की कि कहाँ पे क्या क्या सिस्टम पहले से चला आ रहा है, उसी सिस्टम को ना एक फॉर्मल रूप बना दी। अच्छा ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में ये चल रहा है, साउदर्न पार्ट में ये चल रहा है, वेस्टर्न पार्ट में ये चल रहा है, और उसके हिसाब से एक खाका तैयार की, पॉलिसी तैयार की।
तो अब यहाँ पे जो है कि हम लोग के इधर ज़मींदार वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे जो है ज़मींदारी सिस्टम चला, परमानेंट सेटल सिस्टम है। इसका नाम परमानेंट इसलिए भी पड़ता है क्योंकि यहाँ पे एक बार टैक्स फिक्स कर दिया गया ना, अब इसका टैक्स हमेशा के लिए फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका नाम आ जाता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया महल। अब यहाँ पे आ गया ये महलवाड़ी सिस्टम। अब जो ये जो विलेज पंचायत है इसका ओनरशिप रहता है, और ये कौन कौन से पार्ट में है, ये है यूपी में अप्लाई किया जाता है, सेंट्रल प्रोविंस में अप्लाई किया जाता है, जो आज के समय में जिसको हम एमपी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश। फिर ये पंजाब में भी अप्लाई किया जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है। ये होता है यूपी में, सीपी में और पंजाब में। ठीक है, और ये कहाँ पे 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में ये अप्लाई होता है। तो ये 3 जो सिस्टम है, हालांकि इस महलवाड़ी सिस्टम में और भी है कि कौन कौन से इंडिविजुअल इन्वॉल्व था। अब जैसे ये कौन कौन से ईयर में आया था, तो उतने डिटेल में इस पीडीएफ में नहीं दिया गया है। जब मैं अपने नोट से पढ़ाऊँगा तो उसमें हर एक चीज़ के बारे में और डिटेल में दिया है, तो अभी इसमें जितना दिया है उतना बताते हैं। ये 3 सेटलमेंट याद रहना चाहिए, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर एक परस्पेक्टिव, क्योंकि इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।